सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी भारत की खोज के अध्याय 6 अंतिम दौर 1, अध्याय 6 और अध्याय 7, इन दोनों पाठ का नाम अंतिम दौर है। अध्याय 6 भाग 1 है और अध्याय 7 भाग 2 है। तो आज हम अंतिम दौर भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं। अंतिम दौर 1। भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। अंतिम दौर 1 जब अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम दौर मतलब जो नेहरू जी जिस समय लिख रहे थे तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो वही उसका अंतिम दौर चल रहा है। और भारत जो है राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स कंडीशन में, इकोनॉमिक्स में एक अन्य देश का पुछल्ला, अन्य देश कौन सा? ब्रिटिश, इंग्लैंड, उस देश का पुछल्ला बनता जा रहा था। अब इतने समय तो क्या हुआ था भारत की राजनीति में, अभी तक जितने भी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, ये किया, परंतु भारत पूरी तरह से अपनी स्वाधीनता, अपनी आज़ादी भारत ने नहीं खोई थी। परंतु ये एक ऐसा देश आया जिसने पूरी तरह से पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया, अपना उपनिवेश बना लिया। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी। भारत में जो अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई वो एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना में किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती। अब जो अंग्रेजी शासन था उसकी तुलना पुराने जितने भी आक्रमण हुए उनसे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमा में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। भारत पर पहले भी काफ़ी सारे आक्रमण हुए, काफ़ी लोगों ने इस पर अधिकार किया, परंतु वे लोग आए और भारत में ही बस गए। तो इससे क्या हुआ, भारत ने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई, वह कभी गुलाम नहीं बना था। परंतु अब जो भारत ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में कभी नहीं बना था जिसका केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। मतलब आज से पहले जितने भी भारत पर आक्रमण हुए वो सब भारत में रहकर ही भारत पर शासन कर रहे थे। इससे भारत ने अपनी स्वाधीनता पूरी तरह से खोई नहीं थी। परंतु अब ये जो ब्रिटिश शासन आया, इंग्लैंड शासन आया, ये क्या है, इसका सारा संचालन, इसका भारत पर जो शासन चल रहा है उसका सारा संचालन बाहर से हो रहा था, इंग्लैंड से हो रहा था, ब्रिटेन से हो रहा था। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों रूप में, मूल में और चरित्र दोनों ही स्थायी रूप से विदेशी था। और भारत आज तक कभी ऐसे शासक के अधीन नहीं रहा, ऐसे शासक का गुलाम नहीं रहा जो मूल रूप से और चरित्र रूप से विदेशी था। तो ये तो पूरी तरह से विदेशी ही थे। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। और नया पूंजीवाद, नया जो भारत पर शासन चालू हुआ, जो पूंजीवाद, जो पैसों का खरीद फरोख्त, लूटना, भारत को लूटना वगैरह जो भी चालू हुआ, जो बाजार तैयार हो रहा था, भारत का एक बाजार के रूप में था उनके लिए, उससे भारत का जो आर्थिक, जो भारत की इकोनॉमिक कंडीशन है वो पूरी तरह से प्रभावित होने वाली थी। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था। उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। परंतु जो चेंजेस आए इकोनॉमिक फैक्टर में लेकर, तो उससे क्या हुआ, भारतीय जो समाज है पूरी तरह से बिखर गया। ये ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था और उस पर लाद दी गई थी। और ये ऐसी व्यवस्था थी जो संचालन, जो मतलब जो शासन हो रहा था वो सारा बाहर से हो रहा था और वो भारत पर लाद दिया गया था पूरा शासन। भारत ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतीहर पुछल्ला बनकर रह गया और भारत के और ब्रिटेन का पुछल्ला बनकर रह गया। मतलब अब जो ब्रिटेन चाहता था वही भारत में हो रहा था, भारत औपनिवेशिक पुछल्ला। उपनिवेश उसे बोलते हैं जब कोई बड़ा देश छोटे देश पर आक्रमण करके उस धरती पर अपना शासन करता है और वहाँ की पूरी राजनीतिक, आर्थिक पूरी शक्ति अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, वो उपनिवेश हो जाता है। ठीक है, तो उसका भारत क्या है, इस ब्रिटेन का पुछल्ला बनकर रहेगा। मतलब अब उनके पीछे पीछे चलने वाला हो गया। पुछल्ला मतलब पीछे चलने वाला। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुकरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। अब अंग्रेजी नमूने उन्होंने जो अपने वहाँ की थ्योरीज थी वहाँ पर लागू की और उन्होंने बड़े बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा करना। और ये जमींदार क्या करते थे, लोगों से लगान, टैक्स के रूप में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा करते थे। लेकिन ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हो। अभिन्न मतलब भिन्न नहीं हो। तो अंग्रेजों ने भारत में ऐसे लोगों को ढूंढा जो स्वार्थी थे और जिनका स्वार्थ एज इट इज अंग्रेजों का स्वार्थ था।
अंग्रेजों के स्वार्थ जैसा हो, मतलब जिनको पैसों से मतलब हो, जो स्वार्थी हो, ऐसे लोग उसने ढूंढे और उनको जमींदार बनाना शुरू किया ताकि अंग्रेजों का काम और भी आसान हो सके। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न महकमों के पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक के कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। तो ये सारे अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे भारत को लूटने में, भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में। सरकार के दो खास महकमे थे, मालगुजारी और पुलिस। मालगुजारी जो कर, टैक्स, खेती संबंधी जितना भी है, और पुलिस। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर होता था, जिला मजिस्ट्रेट होता था और शासन की धुरी था। शासन की धुरी, शासन का केंद्र शासन किसके द्वारा किया जाता था? कलेक्टर या मजिस्ट्रेट के द्वारा। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया गया, इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। अब देखिए, साम्राज्यवादी उद्देश्य किसका था? ब्रिटेन का। वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहा था, तो बढ़ाने के लिए उसे कोई खर्च करना ही नहीं पड़ा। वो आया भारत में व्यापार करने और यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया। अब यहाँ भारत के लोगों को क्या है, ब्रिटिश सेना का जो एक हिस्सा जो इंग्लैंड में ट्रेनिंग वगैरह करता था, उसका खर्च भी भारत को उठाना पड़ रहा था। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्चे भी उठाने पड़ते थे। देखो, ब्रिटेन के खर्चे भी भारत उठा रहा है, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। तो 19वीं सदी जो है, उसमें जो ब्रिटेन शासन था, उसको देख करके, उसको सुन करके हमारे मन में भी मायूसी और गुस्सा तो आता ही है। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों का लाभ उठाने की क्षमता का भी पता चलता है। और अंग्रेजों ने इस समय ये भी पता चलता है कि अंग्रेज उस समय श्रेष्ठ थे और हम लोगों के बीच में ही फूट और कमजोरियां थी, जिसकी वजह से कोई दूसरा हम पर आक्रमण करके शासन कर रहा था। बंगाल में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध। राजा राम मोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने, जिनमें शिक्षाविद, प्राच्य विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाने का महत्वपूर्ण काम किया, ठीक है। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और उनकी राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया। अब इन्होंने क्या किया? उत्साही विद्यार्थियों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों ने अपनी जो संस्कृति, अपनी जो परंपरा थी, वो भारत में फैलाना शुरू कर दिया। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों और को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। अब अंग्रेज क्या चाहते थे? भारत में शिक्षा का प्रसार नहीं चाहते थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत लोग पढ़े लिखे, एजुकेटेड बने, परंतु उनकी खुद की मजबूरियां थी। उनको अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्लर्कों की जरूरत पड़ती थी। तो उन्होंने क्लर्कों को ट्रेनिंग देने का प्रबंध करना प्रारंभ किया। इससे धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने, इससे क्या हो, भारत में शिक्षा का प्रसार होने लगा। यह शिक्षा सीमित भी थी, गलत ढंग की भी थी। यह शिक्षा सिर्फ सीमित थी, मतलब अपने फायदे के लिए की जा रही थी, क्लर्क बनाने के लिए, अधिकारी बनाने के लिए, अपने फायदे के लिए अंग्रेज करवा रहे थे। गलत ढंग की भी। फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की कोई दिशा में दिमाग की खिड़कियां, दरवाजे खोल दी। परंतु शिक्षा कैसी भी हो, वह दिमाग की खिड़कियां खोलने के लिए काफी है। तो धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा। यूरोप के जो विचार थे वो बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुए, मतलब ज्यादा पूरे भारत प्रभावित इनसे नहीं, बहुत सीमित वर्ग हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को, भारत के लोग जो है अपनी पृष्ठभूमि को इंग्लैंड से बेहतर समझते थे। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध से अधिक कारगर तरीके, यह सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेती और व्यवस्था टूट गई और उसका स्थान व्यक्तिक संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई। देखो, काफी सारे परिवर्तन हुए। खेती व्यवस्था टूट गई, जो किसान खेती करता था वो व्यवस्था चरमरा गई। इसका स्थान किसने लिया? व्यक्तिक संपत्ति। अब लोगों की जो भूमि है वो व्यक्तिक संपत्ति हो गई, जमींदारी हो गई। और मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किस पर केंद्रित हो गई? मुद्रा पर, करेंसी पर। और जमीन क्या है? एक बिकाऊ वस्तु हो गई, बेच सकते थे आप जमीन को, ठीक है। देश के किसी और
बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल में बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। अब बंगाल में सारी परिवर्तन पहले भी अनुभव किए जा सकते थे, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले ही स्थापित हो चुका था। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये थे राजाराम मोहन राय। कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी, अरबी के विद्वान थे। उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत की स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातीनी और इब्रानी भाषाएं सीखी। इन्होंने राजाराम मोहन राय ने। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया। अभी राजाराम मोहन राय के बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें इतना कोई समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। अपने दार्शनिक और विद्वत्तापूर्ण झुकाव के कारण राजाराम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्य की ओर झुके। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के पहले उत्साही व्यक्ति थे और शिक्षा को आधुनिक सांचे में डालकर उसे पुरानी पंडिताई पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। पुरानी पंडिताई पद्धति से निकालना चाहते थे किसको? शिक्षा को, ठीक है। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था। उन्होंने गवर्नर जनरल को लिखा था कि वर्तमान में गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य विज्ञानों की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा, बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। इस्लाम का भी उन पर प्रभाव पड़ा, ईसाई मत का भी पड़ा, परंतु वह अपने धर्म पर दृढ़ता से जमे रहे। परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और उन प्रथाओं से मुक्त कराने का प्रयास किया जो उनके साथ संबद्ध हो। परंतु उन्होंने स्वयं के धर्म में स्थित कुरीतियां और कुप्रथाओं से उसको मुक्त कराने के लिए प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगे। राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा क्या होता है? उस समय यह था कि अगर कोई पुरुष जिसकी मृत्यु हो गई है तो उसके साथ उसकी पत्नी भी सती हो जाती। सती होना मतलब वो जब जिस चिता में पुरुष को जलाया जा रहा है उसी चिता के अंदर वो पत्नी को भी बैठा दिया जाता था और वो भी साथ में जल जाती थी। तो ये होता था सती प्रथा। तो इसके खिलाफ राजाराम मोहन राय ने आंदोलन किया और अंग्रेजों ने इस प्रथा पर रोक लगाया। राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना होती रहती थी। परिणामतः उन पर कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था, जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया, 1818 में अंग्रेजी में निकला था। उसी वर्ष श्री रामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला ये पहले पत्र थे। इसके बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई से अखबार और पत्रिका बड़ी तेजी से निकलने लगी, ठीक है। तो ये जो क्या था, उस समय जो अखबार छपते थे उनमें क्या होता था, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों की आलोचना होती थी, अंग्रेजों के विरुद्ध कई बातें लिखी होती थी, तो उन पर सेंसर लगता था, ठीक है। तो ये सारे अखबार यहाँ पर बताएंगे कहाँ पर कौन सा अखबार निकलता था, ठीक है। अखबार निकलते थे, कौन छपाता था, कहाँ पर होता था। तो अखबार एक मुख्य साधन है क्रांति लाने का। तो उसी संबंध यहाँ पर बात बताई गई है। राजाराम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। उनकी पत्रकारिता का गहरा संबंध मतलब पत्रकारिता में वो सुधारवादी आंदोलन, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना, सुधार करना, जो कुप्रथाएं, जो कुरीतियां, उन पर सुधार करना। उनका समन्वयवादी और विश्वजनीन दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था। वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। कट्टरपंथी जो लोग होते हैं वो विरोध करते हैं, क्योंकि वो, अब जैसे सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया, परंतु सती प्रथा को बहुत से लोग सम्मानीय, पूजनीय मानते थे, तो वो लोग राजाराम मोहन राय का विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था, जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का परिवार। राजाराम मोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अगला है सन 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद, ठीक है। ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत भारत ने उससे समझौता कर लिया था।
बंगाल ने उससे समझौता, ब्रिटिश शासन की लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल ने उससे समझौता कर लिया था। अकाल से नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे ही प्रगति होगी। लोग ये सोच रहे थे, बुद्धिजीवी, कि अब अंग्रेजों के उदारता, अंग्रेजों पर शासन करेंगे, अंग्रेजों के अच्छे व्यवहार, अंग्रेजों की उदारता से ही अब हमारे देश की प्रगति हो सकती है। लगभग ये सही स्थिति दक्षिण और पश्चिम भारत में, मद्रास और मुंबई में थी, लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। विशेष रूप से सामंत सरदारों और उनके अनुयायियों में विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी, परंतु पूरे भारत में ऐसा नहीं था कि वो अंग्रेजों के भरोसे आगे बढ़ना चाह रहे थे। विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी, सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैल रही थी। सामान्य जनता में भी ये ब्रिटिश विरोधी भावना फैल रही थी। मई सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी बनाई गई थी, लेकिन नियत समय से पहले विस्फोट ने नेताओं की योजना बिगाड़ दी। योजना प्लानिंग बहुत तगड़ी थी, परंतु क्या प्लानिंग जिस डेट को फिक्स किया गया उससे पहले ही हो गया, उससे पहले विद्रोह हो गया, तो प्लानिंग सारी बिगड़ गई। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसे जन आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई का रूप ले लिया। जन आंदोलन के रूप में यह दिल्ली, संयुक्त प्रांत जैसा उन्हें आजकल कहा जाता है, मध्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था। मूलतः सामंती विस्फोट था, जिसका नेतृत्व सामंत सरदार और उनके अनुयायी कर रहे थे। सामंत सरदार और उनके अनुयायी इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था। इसके लिए मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया था। अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और अशक्त हो गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह हिस्सा लिया। अभी विद्रोह था, उसको किसका सपोर्ट चाहिए था? जो दिल्ली में राजा बैठा था, ठीक है, कौन? बहादुर शाह जफर, उसका सपोर्ट उनको चाहिए था। लेकिन वो बूढ़ा क्या था, वो राजा क्या था, दुर्बल हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था और अशक्त हो चुका था। ठीक है, हिंदू और मुसलमान दोनों ने इस विद्रोह में पूरी तरह से हिस्सा लिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन का पर पूरा दबाव डाला और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। अब क्या हो, ये विद्रोह जो है, ब्रिटिश शासन पर इसका पूरा दबाव डाला, परंतु इस विद्रोह को समाप्त किसने किया? भारतीय सहायता से समाप्त किया। भारत के लोगों के द्वारा ही इस विद्रोह को समाप्त किया गया। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे अयोग्य, असंगठित थे। उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। इनके सामने, सामंत सरदारों के सामने, इनको सपोर्ट तो था आम जन का, परंतु ये अयोग्य थे, असंगठित, संगठित नहीं थे और उनके कुछ सार्वजनिक हित नहीं था। व्यक्तिगत हित के कारण वो लड़ाई कर रहे थे बस। इस विद्रोह ने से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। इनमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया। छापामार होता है, आया, छिप गया, बाहर आया, विरोध किया, आक्रमण किया, फिर वापस छिप गया, जैसे कि शिवाजी थे। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ। इन सब के अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी जनता श्रद्धापूर्वक स्मरण करती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। तात्या टोपे ने मराठा की ओर प्रवेश किया कि लोग उनका सपोर्ट करेंगे, परंतु उनके साथ धोखा हुआ। इसी तरह एक और नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गई। जिस अंग्रेज जनरल ने उसका मुकाबला किया, उसी ने उसके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम सबसे बहादुर थी। कौन? झांसी की रानी। जिस अंग्रेजी शासक ने उसका विरोध, मतलब उसके साथ मुकाबला किया, उसी ने कहा कि सबसे विद्रोही नेता, जितने भी विद्रोही नेता भी 1857 की क्रांति में सामने आए, उनमें सबसे उत्तम और बहादुर कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। विद्रोह और उसके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों पर छपकर पहुंच पाई है। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी, लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई और अब भी जब्त है। तो उस समय जो विद्रोह हुआ, उसके बारे में जितनी भी चीजें लिख कर आई, वो छप कर आई, वो पहुंच नहीं पाई लोगों तक। ठीक है, कुछ तो किताबें उनके बारे में कुछ क्या लिखा गया जो भी जब्त कर लिया गया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया।
अब सबसे बड़ा परिणाम उस समय का ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन था वो अब खत्म हो गया। अब सीधा सीधा शासन कौन करेगा? ब्रिटेन सीधा सीधा भारत पर शासन करेगा। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी वह नए सिरे से संगठित हुई, और जितनी भी सेनाएं थी जहां पर विरोध हुए थे वो सब नए सिरे से संगठित की गई। हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई थी। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी और उसमें लगभग हर पश्चिमी चीज के प्रति प्रशंसा का भाव था। ठीक है, अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग, जो भारत का अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग था, उसमें हर चीज में लगभग वो पश्चिम के प्रति, मतलब पश्चिमी देशों के प्रति प्रशंसा का भाव था, प्रशंसा करते थे। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए। बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधार के आधार पर की। तो राजा राम मोहन ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, उसके बाद केशव चंद्र ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा। ठीक है, ब्रह्म समाज का असर तो पड़ा, परंतु आस्था के रूप में बहुत कम लोगों ने उसे माना। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। तो भारत में जो हिंदुओं का जो कठोर सामाजिक ढांचा था, जो जाति व्यवस्था थी, ये सब चीजें थी, इनके प्रति लोगों का असंतोष उभर कर आ रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन था। अभी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो नाम पीछे चला गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। किसका? आर्य समाज का। दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था कि वेदों के समय में आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध, धर्म में होने वाले विकास का निषेध। ठीक है, यह बात महत्वपूर्ण थी कि इसका प्रचार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। एक समय ऐसा आया जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्री की स्थिति का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया। किसने? ये जो आर्य समाज था, इसने। ठीक है, ये आर्य समाज ने जो कुप्रथाएं चल रही थी, शिक्षा वगैरह, स्त्रियों की दशा को लेकर, दलित जातिवाद जो भी चल रहा था, उसके लिए एक अच्छा काम किया। लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। हुए थे श्री रामकृष्ण परमहंस। वे सीधे सादे विद्वान नहीं पर धर्मप्राण व्यक्ति थे, लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा से आते हैं। वे मुख्यतः धार्मिक थे और साथ ही उदार थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक मिले। आत्म साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वह मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से भी मिले। कौन? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उनमें से कुछ लोग कुछ समय श्री रामकृष्ण के साथ भी रहे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में लिया। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। कौन? श्री रामकृष्ण परमहंस। जो सांप्रदायिक, जो धर्म के आधार पर जो लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं, उसके प्रबल विरोधी थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर जाते हैं, और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जितने भी धर्म है वो क्या शिक्षा देते हैं? सत्य की ओर जाने की। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उनका समझना कठिन था, फिर भी वे भारत में बहुरंगी सांचे के अनुरूप थे। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा था, उनके जीवन कथा से प्रभावित हो। अब जिन लोगों ने उनको देखा भी नहीं था, वो भी उनकी जीवन कथा, उनकी जो आत्मकथा, उनके जीवन के संबंधित जो कथाएं थी, उनसे प्रभावित हुए। इस वर्ग में रोम्या रोला थे, जिन्होंने उनकी और उनके मुख्य शिष्य विवेकानंद की जीवनी लिखी।
श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और इन दोनों की जीवनी किसने लिखी? रोम्या रोला ने, क्योंकि इन्होंने कभी इनको देखा तो नहीं था, परंतु उनकी जीवन की जो घटनाएं थी उनसे वो प्रभावित हुए और उनके बारे में उनकी जीवनी लिखी। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की, जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद के पास अतीत का आधार था और उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक तरह के सेतु थे। भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक तरह का पुल थे, दोनों को जोड़े रखने का काम वो कर रहे थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। वे बंगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे। वे बंगला गद्य और ललित कविता के लेखक थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, रोबीले, शालीन और गरिमावान। उन्हें अपने और अपने मिशन पर पूरा भरोसा था। उनमें भारत के आगे बढ़ने की गहरी लगन थी। वे चाहते थे भारत आगे बढ़े। उदास और पतित हिंदू मानस, जो हिंदुओं का मन जो उदास था, पतित था, गिर गया था, दुखी थे, उनके लिए वे संजीवनी की तरह हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद। 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो के अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक समय बिताया। यूरोप की यात्रा एथेंस और कुस्तुंतनिया तक की और मिस्र, चीन और जापान भी गए। कौन? स्वामी विवेकानंद। जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता था उसके लिए उसके संदेश को भूलना कठिन हो जाता था। ये उनके चरित्र एकदम ओजस्वी चरित्र था, जो उनको एक बार देख लेता था, उनको सुन लेता था, वो उनके संदेश को उसके लिए उनका संदेश भूल पाना बड़ा कठिन हो जाता था। खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वे अंग्रेजों की लगन और अमेरिकी लोगों की जीवंतता और संभाव के प्रशंसक थे, लेकिन वे पश्चिम के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए और भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और बलवती होगी। उन्होंने दूसरे देशों में काफ़ी यात्राएं की, तो वहाँ के लोगों से वो लोगों के और व्यवहार के तो प्रशंसक थे, परंतु धर्म उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वता अपने हिंदू धर्म को ही दी, भारतीय धर्म को ही दी। दूसरे धर्मों से वो, पश्चिम के धर्मों से वो प्रभावित नहीं हुए और पश्चिमी धर्मों को देखकर उनकी अपने धर्म के प्रति जो आस्था थी वो और बलवान हो गई। उन्होंने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, इस बात का उपदेश दिया। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यह एकमात्र धर्म हो सकता है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था को धर्म के अंदर समाहित उन्होंने नहीं किया, अलग बताया। सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ बदलना चाहिए। विवेकानंद ने कर्म कांड के निरर्थक तात्विक विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की। कर्म कांड है, इनकी घोर निंदा स्वामी विवेकानंद ने की, विशेषकर ऊंची जाति की छुआछूत की। जो ऊंची जाति के लोग जो छुआछूत करते थे, इसकी बड़ी आलोचना और उन्होंने घोर निंदा की स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा हुआ थी, अभय निडर रहो। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वो दुर्बलता है। अगर आप दुर्बल हो, अगर आप कमजोर हो तो वो पाप है। हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है, उसे जहर की तरह छोड़ दो। कोई भी चीज अगर आपको कमजोर बना रही है तो उसे छोड़ दीजिए, जहर की तरह उसको छोड़ दीजिए। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। उनमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती। अगर कोई चीज आपको कमजोर बना रही है, चाहे धर्म के आधार पर ले लीजिए, चाहे शरीर के आधार पर, चाहे ज्ञान के आधार पर ले लीजिए, कोई चीज आपको अगर कमजोर बना रही है तो वह सत्य नहीं है, उसको आप छोड़ देना चाहिए। सत्य मजबूत बनाता है, सत्य पवित्रता है, सर्वज्ञान है। सत्य क्या है? जो भी सत्य वो आपको पवित्र बनाएगा, मजबूत बनाएगा। अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हैं। उन्होंने क्या बोला? अंधविश्वास मत करो। अंधविश्वास जो आदमी होता है उसकी अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा। ठीक है, नास्तिक जो होता है वो सजीव होता है। नास्तिक जो होता है वो सजीव होता है, आप उसे कुछ बना सकते हो, उसमें चेंजेस ला सकते हो, उसको समझा सकते हैं। परंतु जो अंधविश्वासी होता है, उसके दिमाग में जो एक बात घुस गई है, उसे किसी भी तरह से हटाना नामुमकिन है। और उससे क्या है, उस अंधविश्वास उस व्यक्ति की बुद्धि क्षीण होने लगती है और उसके जीवन का पतन होने लगता है। इसलिए विवेकानंद ने भारत के दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक गर्जना की।
इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को खपा दिया। सन 1902 में 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? स्वामी विवेकानंद की। विवेकानंद के ही समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर। अब विवेकानंद जो थे उन्हीं के समय के थे रविंद्रनाथ टैगोर, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में आगे बढ़कर भाग लिया। सुधारवादी आंदोलन वो ये जो समाज में जो अलग अलग कुप्रथा है, रीति रिवाज है, उनको उनमें सुधार लाना, ये सुधारवादी आंदोलन का काम था। उस परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग थे, श्रेष्ठ लेखक और कलाकार थे, पर रविंद्रनाथ का स्थान इन सब में ऊंचा था और पूरे भारत में क्रमशः उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, किंतु वे इतने संवेदनशील और भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, वे बाहर निकलते थे और ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी देते थे। राजनीतिज्ञ नहीं थे, परंतु जब कोई बात उनको बुरी लगती थी, ठीक है, वो भारत की स्वाधीनता के प्रति समर्पित थे। जब भारत की आज़ादी से संबंधित कोई बात उनको जब बुरी लगती थी तो वे बाहर निकलते थे और लोगों को चेतावनी देते थे, चाहे वो ब्रिटिश सरकार हो चाहे वो भारत के लोग हों। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर का खिताब लौटा दिया। जो अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय उनको जो उपाधि मिली हुई थी अंग्रेजों की तरफ से सर, उस उपाधि को उन्होंने लौटा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य खामोशी से आरंभ किया था, उसने शांति निकेतन को भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया। भारतीय शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। भारतीय मानस पर उनका प्रभाव विशेषकर एक के बाद एक आने वाली नई पीढ़ियों पर बेहद रहा। वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास और उसके लिए काम करने के कारण वे भारत के संदेश को दूसरे देशों तक ले जाते रहे और उनके संदेश अपने लोगों के लिए लाते रहे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे और वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास रखते थे, इसलिए उधर का संदेश, दूसरे देशों का संदेश भारत में लाते थे और भारत का संदेश दूसरे देशों में ले जाते थे। फिर भी उनके पैर दृढ़तापूर्वक भारत की धरती पर ही जमे हुए थे। पर ऐसा नहीं अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे तो वो दूसरे देशों के संपर्क में आकर वहां चले गए। वो भारत के धरती से उनके पैर पूरी तरह से जमे हुए थे और उनका मस्तिष्क उपनिषदों के ज्ञान से ओतप्रोत था। घोर व्यक्तिवादी होने के बावजूद वे रूसी क्रांति की महान उपलब्धियों के प्रशंसक थे, विशेषकर शिक्षा का प्रसार, संस्कृति, स्वास्थ्य और समानता की चेतना की। जो रूसी क्रांति हुई उसमें जो उपलब्धियां थी, उस समय जो रूसी क्रांति में जो हुआ, शिक्षा का प्रसार, संस्कृति, तो स्वास्थ्य, समानता की चेतना, इसके वो प्रशंसक थे। टैगोर ने भारत की उसी तरह बहुत अधिक सेवा की जैसे कि एक दूसरे स्तर पर गांधी जी ने की। अर्थात उन्होंने लोगों की एक सीमा तक इस बात के लिए विश्वास किया कि वे अपने विचारों के संकीर्ण घेरे से बाहर निकलकर मानवता को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्न पर ध्यान दें। उन्होंने लोगों से इस बात पर जोर दिया कि जो उनके विचार, जो संकीर्ण विचार है, जो छोटे छोटे विचार हैं, जो कुप्रथा है, उनसे वो बाहर निकले और मानवता को प्रभावित करने वाले प्रश्न पर ध्यान दें, मानवता को प्रभावित करने वाले कार्यों पर ध्यान दें। टैगोर भारत के सबसे बड़े मानवतावादी थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी निस्संदेह भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनकी समानता और विषमताओं की तुलना हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इनकी दोनों की। गांधी जी और टैगोर की समानता और विषमताओं की तुलना अगर हम करेंगे तो इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज से एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे जो सर्वहारा के प्रति सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए। गांधी जी जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार रूप थे और भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। दोनों अलग अलग थे। यह परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी। टैगोर मूलतः विचारक थे और गांधी जी अनुव्रत कर्मठता के प्रतीक। टैगोर क्या थे? विचारक थे। अलग अलग मतलब ये जो टैगोर अपने विचार रखते थे, चाहे किसी भी क्षेत्र के प्रति अपने विचार रखते थे, और जो ये गांधी जी थे वो कर्मठता के, अनवरत कर्मठता, कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। दोनों की अपने अपने ढंग की विश्व दृष्टि थी। इसके साथ ही दोनों पूरी तरह से भारतीय थे। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे जो एक दूसरे के पूरक थे, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते ही थे परंतु अलग अलग पक्ष थे, उनका प्रतिनिधित्व करते थे। अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू, मध्य
वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट का जबरदस्त प्रभाव था पड़ा। हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में इस सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था, लेकिन साथ ही इसके पीछे सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी। उदीयमान मध्य वर्ग का झुकाव राजनीतिक था, वह किसी धर्म की तलाश में नहीं थे। अब जो मध्य वर्ग उदीयमान जो नया वर्ग आ रहा था उसका झुकाव राजनीति की तरफ था, धर्म की तरफ बिल्कुल नहीं था। उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार चाहिए था, कुछ ऐसा जो उनमें आत्मविश्वास पैदा करता और उस निराशा और अपमान के बोध को कम करता जो उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था। ठीक है, तो कुछ ऐसे तत्व की जरूरत थी जो भारत के लोगों के अंदर जो निराशा थी, जो अपमान का बोध था, उसको कम कर सके। हर देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश और अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, भारत का अतीत अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ सब भारतीयों की साझी विरासत है। भारत का जो अतीत है, भारत का जो पास्ट है, भूतकाल था, वो विविधता और महानता की साझी मिलीजुली विरासत है। हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों और अन्य लोगों की भी उन्हीं के पूर्वजों ने इसके निर्माण में सहयोग दिया था। किसके? भारत के निर्माण में। बाद में दूसरे मतों में धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण वे इस विरासत से वंचित नहीं हो जाते। तो ऐसा नहीं सारे मिलजुल कर पूरे भारत का निर्माण किया था, ऐसा नहीं कि धर्म परिवर्तन कर लिया तो इस विरासत से वंचित हो गए, नहीं। प्राचीन दर्शन, साहित्य, कला और इतिहास ने कुछ सांत्वना दी। राजा राम मोहन, दयानंद, विवेकानंद, अन्य लोगों ने नए विचारधारात्मक आंदोलन चलाए। एक और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्य धारा से रसपान किया, वही दूसरी ओर उनका मानस भारत के प्राचीन मनीषियों और सूरवीरों के विचारों और कार्यों से और उन पुरा गाथाओं और परंपराओं से भरा था जिन्हें उन्होंने अपने बचपन से आत्मसात किया था। तो ये जो लोग थे सारे, इन्होंने अंग्रेजी साहित्य का भी भरपूर स्वाद लिया, अंग्रेजी साहित्य को भी अच्छे से पढ़ा, परंतु ये इसका मतलब ये नहीं था कि वो भारतीय परंपराओं को भूल गई, नहीं। भारत की जो प्राचीन ऋषि मुनियों की परंपरा, जो शूरवीरों की परंपरा जो थी, कहानियां थी, वो जो बचपन से सुनते आ रहे थे, वो उनके दिलो दिमाग में अभी भी बसी हुई थी। इनमें से बहुत सी बातें मुसलमान जनता में भी समान रूप से प्रचलित थी। वे लोग परंपराओं से भलीभांति परिचित थे, लेकिन धीरे धीरे विशेष रूप से उच्च वर्ग के मुसलमानों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए एक अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं होगा। इन परंपराओं को बढ़ावा देना इस्लाम की भावनाओं के विरुद्ध होगा। उन्होंने अपनी कौमी बुनियाद दूसरी जगह तलाश की। कुछ हद तक उन्होंने भारत के अफगान और मुगल युग में पाया, लेकिन उससे खाली जगह पूरी तरह नहीं भर पाई। तो जो मुसलमान जनता थी वह अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो इसको इस्लाम के विरुद्ध मानते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपनी जो धर्म के प्रति जो बुनियाद थी वो दूसरी जगह तलाश करना शुरू कर दी। गदर के बाद भारत के मुसलमान इस असमंजस में थे कि वे किस ओर मुड़े। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उनका दमन कहीं अधिक किया, जानबूझकर, ताकि दोनों के बीच में मतभेद हो जाए। और इस दमन का प्रभाव विशेष रूप से उन मुसलमानों पर पड़ा जिनसे नया मध्य वर्ग या बुर्जुआ वर्ग पैदा होता है। सन 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और वह उनके अधिक अनुकूल हो गई। इस परिवर्तन का विशेष कारण ब्रिटिश सरकार की संतुलन की नीति थी। फिर भी इस प्रक्रिया में सर सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हें इस बात का भरोसा था कि ब्रिटिश सत्ता के सहयोग करके मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं। सर सैयद अहमद खां। ठीक है, तो पहले तो क्या था, अंग्रेजों ने हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों को खूब दबाया, परंतु धीरे धीरे परिवर्तन हुआ उनकी नीति में। अब वो क्या है, मुसलमानों को ज़्यादा खुश रखने लगे। ठीक है, संतुलन की नीति ला रहे थे वो। और इन सब प्रक्रिया के अंदर सर सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि वे जानते थे कि ब्रिटिश सत्ता के सहयोग से ही मुसलमानों को और अधिक ऊपर उठा सकते हैं। वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर ले। मुसलमान, उन्होंने यूरोपीय सभ्यता के जिस रूप को देखा था उसका उन पर गहरा प्रभाव था। वास्तव में यूरोप में से लिखे उनके कुछ पत्रों से जाहिर होता है कि वे इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन डगमगा गया था। किसका? सर सैयद अहमद खां का। ठीक है, सर सैयद उत्साही सुधारक थे। वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे। वे नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से वे भयभीत हुए, क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह विरोध करने के कारण उन्हें अपने शैक्षिक कार्यक्रम में उनकी सहायता नहीं मिलेगी।
वो इसलिए भयभीत थे कि अगर उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया तो जो शैक्षिक कार्यक्रम वो चलाना चाहते उसमें उनको अंग्रेजों की सहायता नहीं मिलेगी, इसलिए वो जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उनके वो उससे वो भयभीत हो रहे थे। उन्हें यह सहायता जरूरी मालूम होती थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की। उन्हें नेशनल कांग्रेस से जो उस समय आकार ले रही थी हटाने की कोशिश की। मुसलमानों के मन में जो अंग्रेजों के प्रति विरोध था उसको कम करने की वो कोशिश कर रहे थे। कौन? सर सैयद अहमद खां। उन्होंने जिस अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की उसका एक घोषित उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्थापना की उसका उद्देश्य क्या था कि मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। वे नेशनल कांग्रेस का इसलिए विरोध नहीं करते थे कि वे उससे विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे। उन्होंने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि वे अंग्रेजों की सहायता और सहयोग करना चाहते थे। नेशनल कांग्रेस जो समय स्थापित हुई थी, बढ़ रही थी, आकर अपना बड़ा रूप ले रही थी, तो उसके वो विरोधी नहीं थे, परंतु इसलिए विरोधी नहीं थे कि वो हिंदू धर्म के लोग उसमें ज्यादा थे, इसलिए विरोधी थे क्योंकि वो अंग्रेजों का सहयोग करना चाहते थे और नेशनल कांग्रेस अंग्रेजों का विरोध करती थी। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि कुल मिलाकर मुसलमानों ने गदर में हिस्सा नहीं लिया, वे ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे। वे किसी रूप से हिंदी विरोधी या सांप्रदायिक दृष्टि से अलगाववाद नहीं थे। उन्होंने कहा याद रखो हिंदू और मुसलमान ये शब्द सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए, वरना लोग, सब लोग, चाहे वे हिंदू या मुसलमान, यहाँ तक कि ईसाई भी जो इस देश में रहते हैं, इस दृष्टि से सब एक राष्ट्र के लोग हैं। वे हिंदू विरोधी नहीं थे, परंतु वे मुसलमानों के समर्थक थे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कहा कि चाहे हिंदू या मुसलमान हो या ईसाई हो, यह सिर्फ एक धर्म अलग, धार्मिक अंतर बताने वाला शब्द है, परंतु हम सब भारत के राष्ट्र के ही लोग हैं। सर सैयद अहमद खां का प्रभाव मुसलमानों में उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित था। उन्होंने शहरी या देहाती आम जनता के संपर्क नहीं किया। सर सैयद के कई योग्य और उल्लेखनीय सहयोगी थे। सर सैयद अहमद अपने प्रयत्न से इतनी दूर तक सफल हुए कि मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई। उनका दिमाग राजनीतिक आंदोलन से हट गया और सर सैयद अहमद खां इस बात में सफल भी हो गए कि मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई और जो राजनीतिक आंदोलनों की जो विचार मुसलमानों के मन में तो सारे हट गए। एक मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस शुरू की गई। उसने नौकरियों और दूसरे पेशों में उभरते हुए मध्य वर्ग के मुसलमानों को आकर्षित किया। ठीक है, यह बात ध्यान देने की है कि गदर के बाद के समय में भारतीय मुसलमानों में जितने विशिष्ट लोग थे, जिनमें सर सैयद भी शामिल थे, सभी ने पुरानी परंपरागत शिक्षा पाई थी। हाँ, उनमें से कुछ लोगों ने बाद के अंग्रेजी का ज्ञान हासिल किया। नई पश्चिमी शिक्षा ने तब भी उनके बीच कोई उल्लेखनीय व्यक्तित्व पैदा नहीं किया। तो जितने भी लोग थे मुसलमानों में भी, उनमें जो जितने उन्होंने परंपरागत शिक्षा पाई थी और जिन्होंने बाद में अंग्रेजी ज्ञान हासिल किया, उनमें कोई उल्लेखनीय व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ। वर्ष 1912 भारत में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। इस साल 2 नई साप्ताहिक निकलने शुरू हुए, उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेजी में द कॉमरेड। अल हिलाल का आरंभ अब्दुल कलाम आजाद, कांग्रेस के वर्तमान सभापति, ने किया। ध्यान रखना इसको। ये 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे जो 15 से 20 वर्ष की आयु में ही अपने अरबी और फारसी के ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। कौन? अबुल कलाम आजाद। इसके साथ उन्होंने बाहर की इस्लामी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की और उन सुधारवादी आंदोलनों के बारे में भी जहां वो चल रहे थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों की व्याख्या बुनियादी दृष्टिकोण से की। वे इस्लामी देशों में किसी भी अन्य भारतीय मुसलमान की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुए। वे इस्लामी देशों में किसी अन्य भारतीय मुसलमान की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुए। कौन? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, उनका दृष्टिकोण अधिक उदार और तर्कसंगत था। इस कारण वे पुराने नेताओं के सामंती, संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे। कौन? अबुल कलाम आजाद। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण वे अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रवादी थे। आजाद की शैली में उत्तेजना और तेजस्विता थी, जो कि कभी कभी वह फारसी पृष्ठभूमि के कारण बहुत कठिन प्रतीत होती थी। ठीक है, नए विचारों के लिए उन्होंने नई शब्दावली का प्रयोग किया। उर्दू भाषा जैसी आज है, उससे ये रूप देने का निश्चित योगदान उनका ही है। ठीक है, नई नई शब्दावली लाकर उन्होंने उर्दू भाषा जो आज है उसमें उनका पूरी तरह से योगदान है। किसका? अबुल कलाम आजाद का। उनमें मध्ययुगीन पंडितोपन, 18वीं शताब्दी की तार्किकता और आधुनिक दृष्टिकोण का विचित्र मेल था। अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद खां से उनका संबंध रहा था।
लेकिन अलीगढ़ कॉलेज की परंपरा अलग थी और राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से वे रूढ़िवादी थी। अपने विद्यार्थियों के सामने मुख्य लक्ष्य रखते थे वह था निचले दर्जे की सरकारी नौकरी में प्रवेश करना। इसके लिए सरकार समर्थक रवैया अनिवार्य था और राष्ट्रवाद और विद्रोह के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। ये कहाँ का था? अलीगढ़। अलीगढ़ कॉलेज का जो था उसका ये था कि वहां पर विद्यार्थियों को जो था एक लक्ष्य होता था कि निचले दर्जे की कोई भी हमको नौकरी मिल जाए। इसके लिए सरकार समर्थक जो अंग्रेज कर रहे हैं उनका समर्थन करना था, विरोध नहीं करना था, और विरोध की कोई गुंजाइश थी भी नहीं। अलीगढ़ कॉलेज का समुदाय अब नए मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था। अलीगढ़ कॉलेज का जो समुदाय था वह मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था, कभी कभी प्रकट रूप से पर अधिकतर पर्दे के पीछे से लगभग हर मुस्लिम आंदोलन को प्रभावित करता था। मुस्लिम लीग की स्थापना मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के प्रयास से हुई। किसके? अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के समुदाय के द्वारा। अबुल कलाम आज़ाद ने इस पुरातन पंथी और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ पर हमला किया। यह काम उन्होंने ऐसे विचारों के प्रसार से किया जिन्होंने अलीगढ़ परंपरा की जड़ ही खोद दी। इस युवा लेखक और पत्रकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय में सनसनी पैदा की। यद्यपि बुजुर्गों ने उन पर बोहें चढ़ाई, पर युवा पीढ़ी के दिमाग में उनके शब्दों ने उत्तेजना पैदा की। तो अबुल कलाम आज़ाद ने ये जो था ये अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, इसमें जो परंपरा चल रही थी इसको उन्होंने तोड़ मरोड़ दिया पूरी तरह से अपने विचारों के द्वारा। और मुसलमान के बुद्धिजीवी जितने भी समुदाय थे उनके मन में एक सनसनी पैदा हुई, लोग इनको सुनना चाहते थे, परंतु जो पुराने बूढ़े लोग थे वह इनको विरोध कर रहे थे। फिर भी जो युवा मुसलमान थे उनके दिमाग में जो अबुल कलाम के शब्द हैं उन्होंने उत्तेजना पैदा की। ठीक है, अगला है तिलक और गोखले। नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में थी, ध्यान रखना, नेशनल कांग्रेस जो वर्तमान में कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, जब प्रौढ़ हुई तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे। बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर कर आए इसके नेशनल कांग्रेस के। लेकिन इनके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे, संघर्ष अनिवार्य था। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दादाभाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, अपने अवकाश प्राप्त जीवन से वापस लाए गए। बचाव थोड़े ही दिन के लिए हुआ और 1907 में संघर्ष फिर हुआ, जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई। पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि में सजग भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उनके समुदाय के पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्व काफी कुछ घट गया था। बंगाल में कुछ हिंसक गतिविधियां सामने आ रही थी। तो ये सारी बातें उस समय की है। ठीक है, अब इसी जो पाठ है अंतिम दौर एक, इसका अगला भाग जो अंतिम दौर 2 वो आपके अध्याय 7 होगा। उसका वीडियो आगे हम प्रस्तुत करेंगे आपके लिए। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।